नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube के चैनल के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा नया चैप्टर है चैप्टर 4, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड मूविंग, जो हमारा पार्टिकल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा या देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी, हमने चार्ज पार्टिकल की बात कर ली, ठीक है। चार्ज पार्टिकल हमारा कांस्टेंट था, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम ये देखेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल हमारा मूव नहीं कर रहा है, तब तक तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रहा है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट करा, अब हमारे पास में किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो हमारा अब मैग्नेटिक फील्ड भी प्ले में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या चीज़, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये, फिर हम उस पर क्या फोर्स लगेगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ प्रेजेंट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो उस पर फोर्स लगेगा, जो वो फोर्स कौन सा होगा, कैसे उसको हम डिनोट करते हैं, कैसे हम उसको डेराइव करते हैं, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसके अंदर हम डेरिवेशंस करेंगे, अलग अलग जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके लॉज पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें आज के हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, कोई कंडक्टर होगा, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, मान लीजिए ये कोई एक वायर है, हम ज़्यादातर जनरली एक वायर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है, अज्यूम करना है हमें, तो इस वायर के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से आपका एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। पर ये हमारे पास में कंडीशन होनी चाहिए कि हमारा जो भी चार्ज पार्टिकल है वो मूविंग कंडीशन में। पहली जो आपकी कंडीशन ये है कि वो चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में हो, तो ही उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड जो भी जनरेट होगा उसकी हम बात करेंगे। पर हमारा चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि अगर इसको इंट्रोडक्शन की हम बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले अगर आपका कोई भी एक कंडक्टर था, उसमें देखा गया कि जब भी हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराया, मतलब कि उसमें करंट पास करवाया, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो गया। वो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट हुआ, तो जब हमारे साइंटिस्ट ने जब उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वहाँ पर उनको एक डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। डिफ्लेक्शन दिखाई देने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने देखा कि अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड तो है प्रेजेंट, उसके साथ साथ में कुछ और भी ऐसा है जो कि इस वायर के सराउंडिंग प्रेजेंट है। वो चीज़ क्या है, उसको उन्होंने वो एक मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया, ठीक है। आप बहुत सारे एक एग्जांपल ले सकते हो। अब आजकल तो जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत सारी चीज़ें हमने बाद में डेवलपमेंट किया। स्टार्टिंग में किसी को इस कंसेप्ट के बारे में इतना पता नहीं था, तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से देखा कि कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है। अगर ये मान लीजिए एक वायर है, इसमें से आपने करंट पास करवाया, जैसे ही करंट पास करवाया तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड, एक ओरा तैयार हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब जब आपने देखा कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने देखा कि उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस वायर के अक्रॉस उसके चारों तरफ एक डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस डिफ्लेक्शन का नाम ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का सबसे मेन, जैसे मान लीजिए कोई भी, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है आपका मूविंग कंडीशन में, तो इसके आसपास एक ओरा तैयार हो रहा है, ठीक है। ये एक ओरा तैयार हो गया, तो इसको ही आपने कह दिया कि सर ये जो आपने तैयार किया इस पार्टिकल के चारों तरफ, इस चार्ज पार्टिकल के, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं हम बी, ठीक है, और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी
वो चीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये आपके पास में कोई वेक्टर है ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर, देखिए जब भी आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी इस मैथ के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर ए क्रॉस बी, जो भी हमारे जो भी स्टूडेंट मैथ के नहीं है वो इसको ध्यान से समझे कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई वेक्टर है ए क्रॉस बी, ठीक है, इस ए क्रॉस बी और इस ए डॉट बी में बहुत फर्क होता है, ये आप समझिएगा। एक देखो पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसी के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और ये मेरा होता है डॉट प्रोडक्ट। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये और ये एक ही चीज़ नहीं होते। नॉर्मल मैथ में तो एक चीज़ होते हैं, पर वेक्टर फॉर्म में ये एक चीज़ नहीं होती है, इनका मतलब अलग अलग होता है। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपका है ना एक क्रॉस है, इसको मैं बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और ये आपका डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये यहाँ ए क्रॉस बी को जब करेंगे तो ये ए क्रॉस बी साइन थीटा होता है और ये कोस थीटा होता है, और ये देखो जब ये 0 पे 1 होता है तो ये 0 पे 0 हो जाता है। तो इतना डिफरेंस दोनों में होता है, इतना भी आप समझें। अब देखिए कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी तो अलग अलग चीज़ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करेंगे, अगर इसको तो आप बी डॉट ए लिख सकते हो, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसको हम ये कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, है ना, ये बराबर कभी नहीं होते। बी क्रॉस ए क्रॉस बी के कभी वैसे नहीं होता, बराबर में नहीं होता, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप इसको लिखना चाहो तो फिर आप ऐसे करोगे कि अगर बी क्रॉस ए आपका पॉजिटिव है तो ए क्रॉस बी आपका नेगेटिव साइन हो जाएगा, तब आप इक्वल लगा सकते हो। वैसे ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाता है, ऐसे समझेंगे आप। और ये आपका ए डॉट बी डॉट ए हो सकता है, ये बराबर हो सकता है, बी डॉट ए डॉट बी ये बराबर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कभी बराबर नहीं होते हैं, ये अगर बराबर होंगे तो इनका डायरेक्शन इनमें माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस प्लस का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों सेम होगा, बट यहाँ बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम नहीं होंगे, माइनस यहाँ पर इसके आगे लग जाएगा। अगर ये माइनस लगेगा तब ये जाके इक्वल होंगे, ठीक है। इतना अब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो मैं ये कंसेप्ट जो है ये बताने का मेरा मेन टारगेट ये है, क्योंकि अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में आपके हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही काम आता है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हो कि आप, जब मैं अगर कह रहा हूँ ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब वो ए क्रॉस बी ही है, आप उसको अपनी इच्छा से बी क्रॉस ए नहीं कर सकते अनटिल आप उसमें डायरेक्शन को चेंज, क्योंकि आपकी अगर डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी, बी की अगर डायरेक्शन इधर है आपके मैग्नेटिक फील्ड की, तो अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, जब जस्ट अपोजिट हो गया। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है पहली चीज़। तो मैं अगर बात कर रहा हूँ ए क्रॉस बी की, तो वो हमेशा ए क्रॉस बी ही होता है, ठीक है। वो कभी भी बी क्रॉस ए सिंपल फॉर्म में नहीं होगा, आपको उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा तभी ही होगा। डॉट प्रोडक्ट में आप ऐसा कर सकते हो, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, वहाँ कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैं जब भी बात करूँगा तो मैं हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट में बात करूँगा, तो जो पहले आ रहा है वो पहले ही आएगा और जो बाद में आएगा वो बाद में ही आएगा। ऐसे नहीं कि आप अपनी इच्छा से उसको चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब देखिए अब यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड को मैंने आपको बता दिया कि हम बी से डिनोट करते हैं, बी हो गया आपका सिंपल कि बी से मैंने डिनोट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ पता लगा होगा कि अगर मेरा कोई भी, देखिए मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, ये B की डायरेक्शन इधर है, ये आपका Q है, इसकी डायरेक्शन इधर है B। देखिए ये मैं बार बार B बोल रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये आपका B जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट होगा इस Q की वजह से,
तो ये चार्ज पार्टिकल देखिए, इस चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मानता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल है, अभी ये इसका v 0 है, पहली कंडीशन v आपका 0, v आपका 0 है मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, ये अभी जहाँ है ये वहीं है, अभी इसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, v बराबर 0 का मतलब ये हो गया। तो क्या मेरा एक्सटर्नल फील्ड इस पर कुछ इफेक्ट डालेगा? जी हाँ, थोड़ा बहुत डालेगा, बट अभी इतना ये मूवमेंट नहीं करेगा, इसका भी कोई रिलेशन आप नहीं बता सकते, ठीक है। ये जो इसके बीच में बहुत नेग्लिजिबल एक फोर्स हल्का सा लग सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड से, बट अगर आपका ये क्यू चार्ज पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट में है, अभी उसको ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये क्यू जो है ये बी पे डिपेंड कर रहा है या बी क्यू पे डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, v बराबर 0 है मेरा, तो मैं इसमें कुछ भी मतलब इसमें अभी कुछ भी नहीं होगा, आपका b भी 0 ही होगा, ठीक है। अगर आपका v 0 है तो आपका b भी 0 होगा। v 0 का मतलब हो गया उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, वो आराम से रेस्ट मोड पे, तो आपका v भी 0 ही होगा। पहली कंडीशन आपको पता लग गई कि v 0 तो मेरा b भी 0, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल देखिए मूव कैसे करता है, ये अभी कोई इसमें वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, अभी आपकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो अभी आपका b भी कोई 0 ही होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर कोई भी इसकी वजह से कोई, ये देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंटरनल इसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल की वजह से होगा वो अभी कुछ भी नहीं होगा। बट अगर यही चार्ज पार्टिकल अब आपको मूव कर रहा है तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी हमें, और साथ में आपका b की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत कंसेप्चुअल बात ये है कि अगर आपका ये चार्ज पार्टिकल q अगर इसकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, और b की डायरेक्शन भी सेम है, तो आपका लगने वाला फोर्स भी 0 होगा, ठीक है। F बराबर जो आपका क्यू भी होगा वो भी 0 ही होगा। आप इस चीज़ को ऐसे लेके समझे कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है, b की डायरेक्शन जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी सेम है, आपके चार्ज पार्टिकल जो अंदर है वो भी है ना एक मूव कर रहा है, उसकी भी आपकी सेम डायरेक्शन हो, चाहे आपका चार्ज पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल b की डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, फिजिक्स में हम ऐसे बात करते हैं कि या तो चार्ज पार्टिकल उसकी डायरेक्शन में होगा या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या तो 0 डिग्री उसके साथ साथ चलेगा या उसके अपोजिट होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन है आपकी, तो आपका जो लगने वाला फोर्स होगा F बराबर QEB वो हमेशा 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि अब देखिए आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो उसी की डायरेक्शन में चल रहा है ना, और आपका जो B है मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में। अब इसमें क्या होता है कि जो रूल्स लगते हैं, क्योंकि ये कहता है कि अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल इसी की डायरेक्शन में है या इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमेशा फोर्स वहाँ पर 0 होगा, वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड फिर वहाँ जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो B की डायरेक्शन हमेशा आपके Q की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ समझने के लिए। आपने एक मैग्नेटिक, दो मैग्नेट ले लो, देखो ये वैसे हम इसको और पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा। ये मान लीजिए आपका एक मैग्नेट है और ये मान लीजिए आपका दूसरा मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट ये है, ये मान लीजिए एक मैग्नेट ये है। नॉर्थ पोल साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे के पास लाओगे, अपोजिट है, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये भी साउथ पोल ये भी साउथ पोल दोनों एक दूसरे के पास लाए, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो कब होता है? जबकि आप उसको एक दूसरे के इस डायरेक्शन में लेके आते हो। अभी यही मैं अगर ऐसे लाता हूँ, परपेंडिकुलर लाता हूँ, तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड लगता है? कभी भी नहीं लगता। आप ये प्रैक्टिकली घर पे भी आप इसको चेक कर सकते हो। दो मैग्नेट लिया ना, उनके नॉर्थ पोल साउथ पोल को आप इस डायरेक्शन में मिलाओगे तो ही वो एक दूसरे को या तो रिपल्स करेंगे या उनको अट्रैक्ट करेंगे। बट कभी भी इस डायरेक्शन में अगर आप
मैग्नेट लाते हो तो कभी भी ये ध्यान रखना कि ये या तो ना तो अट्रैक्ट करेंगे और ना ये रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत जानना ज़रूरी था। तो हमेशा ऐसे ही या तो रिपल होगा या वो होगा, ठीक है, रिपल्स होगा या अट्रैक्ट होगा। कभी भी इस डायरेक्शन में अगर आप मैग्नेट को लाओगे करोगे तो वो आपका नहीं होता रिपल या अट्रैक्ट, कुछ भी नहीं होता। तो इससे आपको पता लग गया। देखो उसके पूरा कंसेप्ट होता है, वो हम समझेंगे कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो वो हम इस चीज़ को समझेंगे हमारे नेक्स्ट, जब भी हम हमारा वो चैप्टर पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला, उसके अंदर हम इस चीज़ को आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि उसमें जब आपकी डायरेक्शंस भी देखनी पड़ेंगी आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो वह काम नहीं करेगा, और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तभी करेंगी जब वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हो। ये चीज़ हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ जानना इतना ही ज़रूरी है कि ये इस तरीके से ही वर्क करता है। अब देखिए ये चार्ज पार्टिकल जो है आपका, इसके देखो अब मैं इसको परपेंडिकुलर ऐसे ही दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा बोर्ड 2D है, मैं 3D में बात कर रहा हूँ। तो इस डायरेक्शन के अगर इस डायरेक्शन में होगा तभी मेरा फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो मेरा फोर्स लगेगा ही नहीं। तो हमेशा जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करोगे तो उसकी जो आपकी चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो आपके जो बी है इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए। ये अगर आपके दोनों पास पास मतलब एक साथ होंगे तो आपका कभी भी फोर्स लगेगा ही नहीं, आपका F0 हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको पता लग गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो मैंने अभी सारी बातें आपको बताई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अपन जो मैग्नेट, देखो अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा, उसके गॉसियन लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, हमने फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया, उसके लॉज पढ़ लिए सारे, ठीक है। अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड में। ये है चैप्टर नंबर हमारा 4, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब देखिएगा हम बात करेंगे एक चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, उस फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, वो सब चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखो। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल जो भी है वो मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे या हम उसको कैसे देखेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम है हमारा फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in a magnetic field। अब ध्यान दीजिएगा, हम यह बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आपका किसी चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल, देखो मेरा बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फोर्स की, वो भी एक चार्ज पार्टिकल है, फोर्स ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल, सॉरी इसमें मूविंग जरूर आप ऐड करना। मैंने एक फोर्स ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कि मेरा एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, फोर्स क्या लगेगा उसमें, फोर्स ऑफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में जो मेरी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो भी कौन सा, मूविंग चार्ज पार्टिकल, नॉट ए कांस्टेंट चार्ज, मतलब जो रुका हुआ रेस्टिंग चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। वो मैंने कंसेप्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कैसे क्या होता है, अगर 0 होगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ें। अब मैं देखिए मानता हूँ कि ये मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, Q, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी z एक्सिस है। जो मेरा B है उसकी डायरेक्शन मेरी x की डायरेक्शन में है। इसको ऐसे मान लीजिए, ये x डायरेक्शन पे है, ये y डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन। ये z डायरेक्शन इस
सॉरी इसकी जो है परपेंडिकुलर होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये चार्ज पार्टिकल Q है, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये इसके परपेंडिकुलर z डायरेक्शन है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई? क्योंकि मैं देखो z डायरेक्शन को बाहर दिखा रहा हूँ, ये ऐसे है कुछ, ठीक है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि z डायरेक्शन आपकी ये कुछ इस तरीके से है, मतलब आपके परपेंडिकुलर है। ये ऐसे नहीं है टेढ़ी, ये इसके परपेंडिकुलर है, बट मैं इसको 3D में ऐसे ही शो करता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, और इसके बीच में एक थीटा एंगल मैंने काउंट कर लिया। फिर से एक बार समझ लो, ये मेरा एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी ये इधर डायरेक्शन x डायरेक्शन है, ये इधर इसके परपेंडिकुलर y डायरेक्शन है, ठीक है। ये z डायरेक्शन इसकी ये ऐसे बाहर निकलती हुई z डायरेक्शन है। ये जो चार्ज पार्टिकल Q है ये वेलोसिटी v से इधर मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ थीटा एंगल, मतलब ये इस x एक्सिस से आपका थीटा एंगल बना रहा है। अब आपको मेरे उस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा जब मैं कह रहा था कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल b की डायरेक्शन, देखो b की डायरेक्शन इधर है, अगर b की डायरेक्शन में ही आ जाए और मूवमेंट भी उधर ही हो जाए या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो मैंने क्या कहा आपको जीरो होता है। वो अब आपको समझ में आ जाएगा इस फॉर्मूले से कि वो जीरो होता है तो वो पूरा फोर्स ही जीरो हो जाता है, वहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, या अगर अपोजिट होंगे तो भी जीरो हो जाएगा। अभी हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, तो फॉर्मूले से पता लग जाएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अब मेरा फोर्स आप देखेंगे कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो भी अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। मेरा Q चार्ज पार्टिकल ये v वेलोसिटी से जा रहा है, थीटा एंगल x एक्सिस से मेरा बना रहा है, तो मेरा पहला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, किस चीज़ के होगा, Q के। अब इस चीज़ को समझते हैं कि Q के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल की साइज़ बड़ी है, ठीक है, 10 कूलम, 15 कूलम, 25 कूलम है, और एक 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, ऐसा। मतलब जितना आपका चार्ज पार्टिकल छोटा होता जाएगा आपका फोर्स भी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा प्रोपोर्शनल। अगर ये Q बड़ा है तो अपने साथ में इसका खुद का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी साइज पे ये डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ कि अगर आपका Q ज़्यादा होगा तो आपका F भी ज़्यादा होगा, अगर Q कम तो आपका F भी कम। तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है सर। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो V आपका V है क्रॉस B। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ बात करेंगे, यहाँ डायरेक्शंस की भी बातें होंगी, यहाँ आपका जो अब मैं इसको B क्रॉस V नहीं लिख सकता हूँ, ये जैसा आपको दिया हुआ है आप इसको वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए V क्रॉस B आपको दिया हुआ है, अब मैं V की डायरेक्शन निकालता हूँ। डायरेक्शन निकालने का तरीका मेरा क्या होगा कि इसके परपेंडिकुलर, तो देखो V तो हो जाएगा कोस थीटा, वो तो इसी डायरेक्शन में आ गया, और इसके परपेंडिकुलर ये Z है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ V साइन थीटा, ठीक है। V कोस थीटा तो इसी के साथ आ गया, तो उसका तो कोई वो रहा ही नहीं, और V क्रॉस B तो ये हो जाएगा आपका V साइन थीटा। तो अब आपकी डायरेक्शन आप हटा सकते हो, V साइन थीटा हो गया, ठीक है, क्रॉस। अब देखो जब साइन थीटा लग गया तो आपका क्रॉस भी हट जाएगा। तो मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दो, V क्रॉस B साइन थीटा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V B साइन थीटा। जब अगर आप क्रॉस लगाते हो तो कभी भी साइन थीटा नहीं लगा सकते, ये क्योंकि ये क्रॉस का मतलब ही साइन थीटा ही होता है। मैंने आपको बता दिया कि जो V है अगर थीटा एंगल से इस एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है वो V कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर के साथ में बनाएगा वो आपका V साइन थीटा होगा। V कोस थीटा तो आपके B की डायरेक्शन में आ गया, तो वो तो आपका खेल ही वहाँ जीरो हो गया। अब बचा क्या, V साइन थीटा, तो मैंने यहाँ V साइन थीटा लिख दिया। अब मैंने V क्रॉस B, ये साइन थीटा अभी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ब्रैकेट में,
ठीक है। वैसे ये होता ये है वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस अगर आपने लिखा और साइन थीटा दोनों लिख दिया तो ये सही नहीं होता। बात तो वही है पर ये चीज़ सही नहीं होती, आपको वी बी फिर साइन थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये बी साइन थीटा नहीं है, ये वी के साथ साइन थीटा है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वी के साथ साइन थीटा है, ये आपके बी के साथ साइन थीटा नहीं है। पहली चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब आपने देखा कि सर पहला जो आपकी बात आपने करी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, सेकंड बात आपने ये कर दी कि ठीक है ये साइन थीटा। तो अब ओवरऑल हमारा सर मिला कि क्या बनेगा, तो देखो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैं देखो के क्यू वी बी साइन थीटा मैं लिख सकता हूँ। एक प्रोपोर्शनल को हटाया मैंने तो ये मेरा एक कांस्टेंट के आ गया। अब आप कहोगे कि सर हमें जब भी हम बुक्स में आप देखोगे तो ये के को उन्होंने 1 मान रखा है, वहाँ वो लिखते हैं एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। के क्या चीज़ है, के एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप ये मान के चलो कि जब तक इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती आपको इस के को वैल्यू को 1 ही मानना है। वैसे इसका एक कंसेप्ट थोड़ा सा और अलग है, क्योंकि देखो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड अब आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली करते हो तो आप देखते हो कि सर प्रैक्टिकली करते हो तो हमारा फोर्स कुछ अलग आता है और थ्योरेटिकल करते हो हमारा फोर्स अलग आता है, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए आपने कोई प्रैक्टिकल किया, वहाँ आपने क्यू की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आपने सारी ले ली। अब आप कह रहे हो कि सर मैंने ये सब चीज़ तो ले ली, मैं जब थ्योरेटिकली फॉर्मूले में लगाता हूँ तो मेरा मान लीजिए 10 न्यूटन आ रहा है या मेरा 5 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। सर मैंने जब थ्योरेटिकली किया सोल्व तो मेरा 5 न्यूटन आ गया, बट अगर मैं उसी चीज़ को अगर प्रैक्टिकली करता हूँ तो मेरा 10 न्यूटन आता है। तो सर ये 5 से 10 कैसे हो रहा है, तो ये क्या इसमें मैटर हो रहा है। तो आप इस चीज़ को यही समझोगे कि वो के की वैल्यू आपको दर्शाता है, वहाँ आपका शो जो होता है वो के की वैल्यू होती है कि आपने जो थ्योरेटिकली आपने फॉर्मूला ड्राइव किया 5 न्यूटन आ गया, और वैसे अगर आप प्रैक्टिकली अगर परफॉर्म करते हो उसी को तो आपका 10 न्यूटन आ जाता है। तो के की वैल्यू वहाँ पर 2 होती है, ये मानना होता है। तो एफ बराबर अब के जब 2 आ गया तो ये अगर 5 न्यूटन है तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपका 10 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए कि या तो आपको के की वैल्यू गिवन होती है कि के की वैल्यू आपको ये मानना है, और नहीं आपको दे रखा तो आप के की वैल्यू 1 भी रख सकते हो। तो आपका जो फिर होगा वो एग्जैक्ट एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब हम इसको बहुत बार अलग अलग जगह यूज करेंगे। दूसरी चीज़, इसको ऐसे हम लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका भी देख लो आप। क्यू को बाहर रखेंगे, वी क्रॉस बी, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। एफ बराबर क्यू फिर ब्रैकेट लगा के वी क्रॉस बी, हमेशा वी क्रॉस बी ही लिखना है आपको। बी क्रॉस अपनी इच्छा से बी क्रॉस वी, इसको उल्टा नहीं करेंगे, उल्टा करते आपका माइनस हो जाएगा। ये कर तो सकते हो पर आपका फिर माइनस हो जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि अब आपका फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें आपकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आपने इसको बी क्रॉस वी करोगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, आपकी सारी इक्वेशंस ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम फोर्स निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब हम इसको आगे बहुत जगह यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और जो आज के कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब आगे हम तभी बढ़ पाएंगे, आगे के जो हमारी डेरिवेशंस हैं या वो है हम तभी समझ पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे अगर हमें इतनी बातें पता होंगी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और साथ में ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही डायरेक्शन होनी चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और मैंने आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझा दिया, बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में, मैथ वाली प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे भी आपको डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल वहाँ पे अच्छे से दी हुई है। तो जिस स्टूडेंट को अगर यहाँ कोई दिक्कत आती है तो वहाँ जाके भी वो उस चीज़ को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है फोर्स का, फोर्स निकालने का, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।